विद्युत अपनी पत्नी मीनाक्षी के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था, पर फिर भी विद्युत को अपनी जिंदगी में एक चीज का खालीपन महसूस होता रहता था, जो थी एंटरटेनमेंट। क्योंकि मीनाक्षी एक सीधी सिंपल हाउसवाइफ थी और विद्युत को मस्त मलंग बीवी चाहिए थी। ऐसे ही एक दिन दोनों पति पत्नी नाश्ता कर रहे होते हैं और तब सुनो मीनाक्षी, आज मेरे बॉस के घर पे पार्टी है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? जी जी चलूंगी। हाँ फिर ठीक है। और हाँ, तुम ना साड़ी मत पहनना, उसमें तुम बहुत बोरिंग लगोगी। एक काम करना, एक अच्छी सी शॉर्ट ड्रेस पहन लेना, उसमें ज्यादा अच्छी लगोगी। अरे नहीं नहीं, मैं वो सब नहीं पहन सकती, मुझे बहुत शर्म आती है। मैंने आज तक ऐसे कपड़े नहीं पहने हैं। हैं? ठीक है, मेरा हो गया नाश्ता, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। और हाँ सुनो, पार्टी के लिए रेडी मत होना, मैं अकेले जाऊंगा। इतना कहकर विद्युत ऑफिस के लिए निकल जाता है और शाम को काम खत्म करके वो अपने बॉस के घर पार्टी में जाता है, जहां उसकी नजर सिल्वर कलर का सुंदर सा ड्रेस पहनी हुई बिजली नाम की लड़की पर जाती है, जिसे देखकर विद्युत की पूरी बॉडी में करंट दौड़ पड़ता है और वो ड्रिंक के ग्लास हाथ में लेकर उसके पास जाता है और बोलता है, हेलो मिस। हेलो मिस्टर। इस पार्टी में आपके आने के बाद 4 चांद लग गए। सच में नूर तो बस आपके आने से हुआ यहाँ पर। जी, तारीफ के लिए शुक्रिया। क्या हुआ, बीवी से झगड़ा हुआ या वक्त नहीं देती तुम्हें? जी? शौक क्यों हो रहे हो? जीएफ वाली उम्र नहीं है तुम्हारी और शादी हो चुकी होगी। इस पार्टी में सब कपल ही हैं सिवाय तुम्हारे। आप भी तो अकेली हो, अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो? अरे मुझे कोई मिला नहीं मेरे दिल के मुताबिक, वरना मैं कब का सेट हो चुकी होती अपनी लाइफ में। तो फिर बंदे को मौका देकर देखो। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। बातों ही बातों में दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। इस तरह विद्युत और बिजली का कनेक्शन हो जाता है और वक्त बीतने के साथ दोनों को 440 वोल्ट वाला प्यार हो जाता है। अब विद्युत की जिंदगी का खालीपन भरने लगता है। जो प्यार वो मीनाक्षी से चाहता था, वो उसे बिजली से मिलने लगा था। ऐसे ही एक दिन विद्युत और बिजली फोन पर बातें कर रहे होते हैं और विद्युत बोलता है, और मेरी जान क्या हो रहा है? कुछ नहीं, जूस बनाने जा रही हूँ, मन कर रहा है जूस पीने का। अरे वाह, कभी हमें भी जूस पिला दो अपने हाथों से। क्यों नहीं, आ जाओ आप भी। एक काम करो डार्लिंग, तुम जूस बनाओ, मैं अभी आया फटाक से। इतना कहकर विद्युत फोन कट कर देता है और बिजली जूस बनाने के लिए कटे हुए फल मिक्सी के जार में डालकर और जैसे ही मिक्सी का बटन ऑन करती है, तभी उसे जोरदार करंट लगता है और वो मिक्सी से चिपक जाती है। तभी बाहर विद्युत दरवाजे की बेल बजाता है तो देखता है कि दरवाजा खुला है और जैसे ही अंदर आता है तो देखता है कि बिजली मिक्सी से चिपकी हुई थी। वो जल्दी से मेन स्विच को बंद करता है और बिजली को मिक्सी से अलग करता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। विद्युत उसे कमरे में ले जाता है और उसके हाथ पैर मसलता है, जिसके बाद बिजली को होश आता है और विद्युत उसे बोलता है, बेबी तुम ठीक तो हो ना? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? जी जी, मैं तो ठीक हूँ, चिंता मत करो। बस बॉडी में अजीब सा करंट दौड़ रहा है, जैसे कि कोई सुपर पावर आ गई हो मुझ में। हाँ क्यों नहीं। अब तुम आराम करो, मैं जाता हूँ, मीटिंग है शाम में, जरूरी है इसलिए जाना पड़ेगा। विद्युत वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह बिजली जैसे ही बाथरूम से नहाकर बाहर आती है और रेडी होती है, वो बाल सुखाने के लिए हेयर ड्रायर को अपने हाथ में पकड़ती है। तभी वो बिना ऑन किए फट से चलने लगता है और उसे एकदम जमीन पर फेंक देती है। वो जल्दी से बंद भी हो जाता है। कुछ सेकंड बाद जब वो हेयर ड्रायर उठाने के लिए उसे पकड़ती है तो बिजली का हाथ लगते ही वो फिर से चल पड़ता है। ये सब देखकर वो घबरा जाती है और खुद से कहती है, ये क्या हो रहा है? मेरा नाम बिजली है, अब मेरे अंदर भी बिजली आ गई क्या? हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसे ही बिजली बाहर हॉल में जाती है और टीवी पर हाथ रखती है तो वो चालू हो जाता है। सफाई करने के लिए वैक्यूम क्लीनर उठाती है तो वो भी चलने लगता है। ये सब देखकर उसे अचंभा होता है और उसे खुशी भी होती है और वो खुद से कहती है, ओहो, लगता है कल के करंट से मुझे सुपर पावर आ गई है। वाह, मैं तो चलता फिरता ट्रांसफार्मर हो गई हूँ। तभी शाम को विद्युत घर आता है, जिसके बाद उसे अपनी सुपर पावर के बारे में वो बताती है। बिजली की बात सुनकर विद्युत जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, यार बेबी ऐसा मजाक मत करो। अरे ऐसा थोड़ी हो सकता है, मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ होता है। ये बात है तो चलो फिर मुझे पास वाले ड्रॉर से बल्ब निकाल कर दे दो। हाँ ठीक है, अभी देता हूँ, ये लो। विद्युत जैसे ही बिजली के हाथों में बल्ब रखता है, वो एकदम से जल उठता है
और जैसे ही उसके हाथ से दूर करता है बल्ब बुझ जाता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और बोलता है, वाओ बेबी, तुम में तो सच में पावर आ गई। वाओ, मजा आ गया। हाय मेरी बिजली। ऐसे ही शाम को वो दोनों पार्क में घूमने के लिए जाते हैं। विद्युत बिजली के लिए आइसक्रीम लेने जाता है। तभी एक गुंडा बिजली को छेड़ने लगता है और बिजली बोलती है, दूर हो जाओ, जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? मैं बिजली हूँ, बिजली। मुझे हाथ लगाओगे तो मर जाओगे। अरे मोरी जानो मनो, तुमको जब से देखा तब से तो हम मर चुके हैं। तुम कितना मारोगी हमको? तभी वहाँ विद्युत आ जाता है और उस गुंडे को धक्का मारता है। दोनों पार्क से घर आ जाते हैं और विद्युत बोलता है, बेबी, तुम तो हार्डी सांधू के गाने की तरह हो गई। चांद दी कुरी बदलान दी, सारे तेनू बिजली बिजली कहान। बेबी, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता अब। पर तुम मेरे पास नहीं आ सकते। जब भी मेरे करीब आओगे तो झटका ही खाओगे। दोनों हंसने लगते हैं और कुछ दिनों बाद विद्युत बिजली को अपने साथ अपने घर ले जाता है। यहाँ मीनाक्षी उसे देखकर बोलती है, विद्युत, ये कौन है? ये तो बिजली है। ये हमारे घर क्या कर रही है? बेबी, ये हमारे साथ रहेगी। ये रोबोट है और बहुत कमाल की चीज है। जिसके बाद विद्युत मीनाक्षी को बिजली की बिजली पावर के बारे में बताता है और साथ ही उसे मैजिक करके भी दिखाता है। जिसके बाद मीनाक्षी खुशी खुशी बिजली को अपने घर में ले आती है। अब बिजली अपने पावर से सारा काम कर दिया करती। ऐसे ही एक दिन मीनाक्षी किसी काम से बाहर जाती है और बिजली हॉट सा ड्रेस पहनकर अपने रूम में रेडी हो रही थी। तभी वहाँ विद्युत आता है और बिजली को देखकर सिर्फ देखता रह जाता है। उसे हक करने के लिए उसके पास अपनी बाहें फैला कर जाने लगता है। तभी बिजली बोलती है, नहीं नहीं विद्युत, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें झटका लग जाएगा। बेबी, झटका तो लग गया है जब से तुमसे मिला हूँ। आज तो मैं खुद को रोक नहीं सकता तुम्हारे करीब आने से। पर बेबी, तुम तो जानते हो ना कि मेरे अंदर करंट है। तुम्हें कुछ हो जाएगा। जो होगा सो देखा जाएगा। आज तो प्यार करने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। इतना कहकर विद्युत जैसे ही बिजली को गले से लगाता है उसे जोर का झटका लगता है, पर वो पीछे नहीं हटता और उसे लिप टू लिप किस करने लगता है और करंट की वजह से वो बिजली से उसी पोज में चिपक जाता है। दोनों अलग होने की कोशिश करते हैं पर हो ही नहीं पाते। तभी वहाँ मीनाक्षी आती है और ये सारा नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो उन दोनों को अलग करने की कोशिश करती है पर नाकामयाब हो जाती है। जिसके बाद वो विद्युत को रस्सी से बांधकर अपनी तरफ खींचती है और आखिरकार दोनों अलग हो जाते हैं। तभी विद्युत बोलता है, मीनाक्षी जान, मेरी बात तो सुनो अब प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना ना समझना। जो देखना था समझना था, सब समझ चुकी हूँ मैं। अब कुछ नहीं कहने की जरूरत है। ये बिजली मेरी सौतन है। तुम्हारे अंदर कोई जादू नहीं है सिवाय लोगों के सुहाग चुराने के। हाँ मीनाक्षी, ये सच है कि मैं तुम्हारी सौतन हूँ। जो कुछ तुमने देखा वो सच था। मैं और विद्युत बहुत समय से एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर ये भी सच है कि मेरे अंदर सचमुच सुपर पावर है। देखो, दिखाती हूँ मैं। इतना कहकर वो पास में रखे टेबल फैन पर हाथ रखती है। वो ऑन नहीं होता। वो बार बार कोशिश करती है पर फैन ऑन नहीं होता। जिसके बाद मीनाक्षी बोलती है, पता था मुझे, कोई सुपर पावर नहीं है। मेरा पति बस मेरी सौतन घर लाया था। नहीं बेबी, सच में पावर है। बिजली, तुम दोबारा ट्राई करो ना, शायद पंखा खराब हो। लाओ मुझे देखने दो। जैसे ही बिजली पंखा विद्युत के हाथों में देती है वो फट से चलने लगता है। ये देखकर बिजली और मीनाक्षी दोनों हैरान हो जाते हैं और विद्युत बोलता है, यानी कि मेरे अंदर सुपर पावर आ गई। क्या? हाँ, मेरे पास सुपर पावर है। इस तरह बिजली की पावर विद्युत में आ जाती है और अब ना बिजली और ना ही मीनाक्षी, कोई भी उसके पास नहीं आ पाता। मेघना की जिसकी शादी सुदेश नाम के लड़के से हो जाती है। मेघना पैसों के मामले में बहुत भूखी और लालची थी। पैसों के लिए मेघना कुछ भी कर सकती थी। एक रोज मेघना की ननद राधा अपने भाई सुशील से कुछ पैसे मांग रही थी। तभी राधा की भाभी वहाँ आती है और कहती है, अरे क्या हो गया? और ये पैसे राधा को किस लिए दे रहे हो? इतने पैसों का ये क्या करेगी? अरे कुछ नहीं मेघना, उसको बस कॉलेज जाने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे तो वही दे रहा हूँ। क्यों रे राधा, तेरे ये सब खर्चे कब कम होंगे? और कॉलेज तो ज्यादा दूर नहीं है, पैदल भी जा सकती है तू। तो रोज पैदल ही जाया कर। ये रोज रोज का किराया क्यों खराब करती है? जितना ये पैसे कमाते नहीं है उतना तो तेरी कॉलेज की पढ़ाई में चला जाता है। इतना कहकर मेघना वहाँ से चली जाती है
राधा को भी अपनी भाभी मेघना की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है कि तभी राधा का भाई सुशील राधा से कहता है, सुनो राधा, अपनी भाभी की बातों को कभी भी दिल से मत लगाना और न ही उसकी किसी बातों को गौर करना। उसे बोलने की आदत है तो उसे बोलने दो। तुम चिंता किए बिना अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है भैया, जैसा आप कहें। लेकिन भाभी की बात सुनकर कभी कभी लगता है जैसे मैं आप पर बोझ हूँ। नहीं राधा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैंने तुम्हें क्या समझाया? तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ देर बाद राधा कॉलेज चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और मेघना की सास सरला अपने कमरे में बैठकर कुछ सोच रही थी। तभी मेघना वहाँ आती है और उससे कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों अकेले बैठकर क्या सोच रही हैं? कोई बात हो गई क्या? हाँ बहू, बस यही सोच रही थी कि राधा की अब शादी की उम्र हो गई है तो कुछ इसके पिता की एफडी है जिसे मैं तुड़वाने की सोच रही हूँ। कुछ पैसे आ जाए तो मैं कुछ गहने बनवा लूँ। माँ जी, शादी के लिए एफडी तुड़वाने की क्या जरूरत है और इतने पैसे लगाने ही क्यों हैं? ऐसे भी लड़के होते हैं जो माँ जी बिना दहेज लिए ही शादी कर लेते हैं। हमारी बेटी की जो किस्मत में होगा वो मिल ही जाएगा, लेकिन कुछ न कुछ तो देना ही होगा। बेटी है वो हमारी। अपनी सास की बात सुनकर मेघना को अभी चिंता होने लगती है कि कहीं उसकी सास सरला राधा से शादी में ज्यादा पैसे ना खर्च कर दे, सारे पैसे उसकी शादी में ही ना लुटा दे। इसीलिए मेघना एक दिन अपनी सास सरला के पास जाकर उससे कहती है, माँ जी, मैं क्या कह रही थी कि मेरे रिश्तेदार में एक लड़का है जिसकी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं और हमें भी तो अपनी राधा के लिए लड़का चाहिए। माँ जी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं अपनी राधा की बात उस लड़के से चलाऊं? देख बहू, अगर लड़का ठीक है तो हमें कोई भी ऐतराज नहीं है। माँ जी, लड़का बहुत ठीक है और अच्छे परिवार से है। हमारी राधा वहाँ हमेशा खुश रहेगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। ठीक है बहू, जब तू कह रही है तो ठीक ही होगा। तू कल सुबह लड़के वालों को घर बुला ले। अगले दिन सुबह राधा को देखने लड़के वाले आते हैं। लड़के वालों को राधा पसंद आती है। जिस लड़के से राधा की शादी की बात चल रही थी उसका नाम विशाल था। विशाल को लड़की पसंद तो आ जाती है। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी विशाल मेघना को साइड में लेकर जाता है और उससे कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? तुमने तो कहा था, तुमने सबको बता रखा है कि मेरी शादी पहले ही हो चुकी है और मेरा डिवोर्स भी हो चुका है और तो और मेरी 3 साल की बच्ची भी है। तुमने ये सब कुछ क्यों नहीं बताया इन लोगों को? चुप कर तू और चुपचाप से शादी कर। तुझे लड़की मिल रही है, बस उसी चीज से मतलब रख और कान खोल कर सुन ले। दहेज में तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी और तेरी शादी हुई है और तेरी कोई बच्ची भी है। इसका पता राधा को जब तक शादी ना हो जाए चलना नहीं चाहिए। हाँ, पर तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी सास उसकी शादी पर एक भी रुपया खर्च करे। उन पैसों पर सिर्फ मेरा हक है। और मुझे क्या मिलेगा इस काम को करके? सबसे बड़ा काम तो मैं ही कर रहा हूँ ना तुम्हारे लिए। मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए, नहीं तो मैं शादी के लिए इनकार कर दूंगा। तू मेरी सास से पैसों की मांग कर और जो मिलेगा उसमें से मैं तुझे कुछ भी दे दूंगी। विशाल मेघना के कहने के अनुसार अपनी सास से दहेज की मांग करता है। राधा का भाई सुशील विशाल के हाथ में कुछ कैश दे देता है। ऐसे ही समय बीतता है। विशाल और राधा की शादी होती है। शादी के समय भी राधा की माँ सरला बहुत सारे सोने के गहने भी देती है। ये सब देखकर पैसों की लालची मेघना, उसकी तो नियत ही खराब हो जाती है। राधा शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। शादी होने के बाद राधा अपने बेडरूम में जाती है। राधा बेड पर एक 3 साल की छोटी बच्ची को देखती है जो कि रो रही थी। राधा उसे गोद में लेकर चुप करवाने लगती है। कुछ देर बाद कमरे में विशाल आता है और राधा से उस बच्ची को ले लेता है। विशाल, ये इतनी छोटी बच्ची किसकी है? ये बच्ची मेरी है। वो बात ये है ना कि मैं शादीशुदा हूँ और तुम्हारी भाभी की बातों में आकर मैंने तुमसे ये बात उस टाइम छुपाई और तुम्हें बता नहीं पाया, जिस समय ना मुझे बता देना चाहिए था। लेकिन मुझे पैसों का लालच हो गया था, जिस कारण से मैं चुप रह गया। लेकिन तुम्हारी ये ममता देखकर मैं तुमसे झूठ नहीं कह पाया। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें ये बातें नहीं बताई। लेकिन ये सब जानने के बाद तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे वो मंजूर है। मुझे नहीं पता था कि मेरी भाभी कुछ पैसों के लालच में मेरे साथ ऐसा करेगी, पर अब मैं ये सब अपने भैया या माँ को बताऊंगी तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। इसीलिए मैं इसी सच के साथ अब आगे बढ़ना चाहती हूँ। इस तरह राधा विशाल और विशाल की बच्ची को अपना लेती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज राधा की माँ सरला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन मेघना उसे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाती। वो अपने पति सुशील से अपनी सास के इलाज के लिए पैसे तो ले लेती है, लेकिन उन पैसों को अपने पास रख लेती है।
राधा की माँ सरला राधा को फोन करके उसके घर बुलाती है और राधा अपने पति विशाल के साथ अपनी माँ के घर जाती है और अपनी माँ के कमरे में जाती है। अपनी माँ को ऐसे बेड पर लेटा हुआ देखकर राधा अपनी माँ के पास जाकर उससे कहती है, क्या हुआ माँ, तुम ऐसे बेड पर क्यों लेटी हुई हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना माँ? राधा अपना हाथ अपनी माँ के सर के पास लगाती है। सरला का पूरा शरीर आग की तरह तप रहा था। ये सब देखकर राधा अपनी भाभी को आवाज देती है और उनको बुलाती है तो मेघना वहाँ आती है। राधा अपनी भाभी के पास जाकर उससे कहती है, भाभी ये सब क्या है? आपको दिख नहीं रहा कि माँ की तबीयत कितनी ज्यादा खराब है? और तो इनका पूरा शरीर तप रहा है। इनको डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय आप आराम से घर में बैठी हुई हो। क्या राधा, तुम भी, तुम्हें पता तो है कि अब इनकी उम्र हो गई है जिनकी वजह से ये ज्यादा बीमार ही रहती हैं। अब कौन बार बार डॉक्टर के पास जाकर पैसे फूके। आप पैसों की इतनी भूखी हो गई हो भाभी कि आपको कुछ और नजर ही नहीं आ रहा है। आपने पैसों के लालच में ही आकर मेरी शादी एक ऐसे इंसान से करवा दी जिसका पहले से ही तलाक हुआ पड़ा है। 3 साल की छोटी बच्ची है, लेकिन मैंने ये सब बर्दाश्त किया ताकि मेरे माँ और मेरे भाई की इज्जत बनी रहे। लेकिन मैं अब अपनी माँ के साथ हो रही इस हरकत को जरा भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप बोल दीजिए, मैं माँ को अपने साथ ही रख लूंगी। राधा ये सब कह रहे थे कि राधा की सारी बात सुशील सुन लेता है और मेघना के पास आकर उससे कहता है, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम मेरी बहन और मेरी माँ के साथ ऐसा करोगी। आखिर किस चीज की कमी छोड़ दी मैंने जो तुम इस हद तक गिर गई? जिसके बाद मेघना को सबकी बातें सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है और उसे समझ आता है कि वो पैसों की कितनी बड़ी लोभी थी जिसके आगे उसने अपने परिवार की भी कीमत को नहीं समझा। और अपने पति सुशील की बात सुनकर वो ये ठान लेती है कि आज के बाद में वो ऐसी कोई भी गलती नहीं करेगी। वो अपनी इस गलती का पश्चाताप करने के लिए सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगती है और उसके बाद कंजूसी सिर्फ तभी ही दिखाया करती जब पैसे बचाने की असलियत में जरूरत होती, वरना वो हमेशा अपने परिवार को ही आगे लेकर चला करती। सरला की बहू पूर्वी की सरकारी नौकरी थी और पूर्वी की शादी को महज 2 दिन ही हुए थे, लेकिन हर कोई तो तब हैरान रह जाता है जब शादी के 2 दिन बाद ही पूर्वी रोड रोलर के साथ अपने ससुराल में आती है। ये देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। इतना ही नहीं, रोड रोलर की आवाज से हर कोई अपने घर से बाहर निकल पड़ता है और विमला तो सरला के पास भागी भागी आती है और सरला से कहती है, सरला कहाँ है? बाहर निकल, देख तेरी नई नवेली बहू भूचाल लेकर आई है। अरे वो तो ऑफिस गई है, तो भला यहाँ कैसे आएगी वो? अरे तू ये सब छोड़ और बाहर का नजारा देख, हर कोई हैरान है मेरी तरह ही। अब जैसे ही सरला अपने दरवाजे पर आती है तो वो देखती है कि उसकी बहू रोड रोलर चलाते हुए आ रही है। ये देखकर सरला विमला से कहती है, मैं तो बहू लाई थी, ये तो गुंडी निकली गुंडी। मैंने तो 2 दिन से इसे कुछ कहा भी नहीं और ये घर पर रोड रोलर लेकर आ गई। हे भगवान, कैसी औरत को बहू बना लिया मैंने। अब विमला के घर के पास जैसे ही पूर्वी रोड रोलर लेकर पहुंचती है, वैसे ही विमला के घर का चबूतरा टूट जाता है और ये देखकर विमला सरला से कहती है, तेरी बहू का क्या बिगाड़ा मैंने? मेरा घर भी तोड़ने पर लगी हुई है। हे भगवान, सरला ने अपनी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी, साथ ही मेरी भी कर दी। सरला, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाऊंगी। अब जैसे ही पूर्वी अपने घर के सामने आती है तो सरला रोड रोलर आने से पहले रोड रोलर के आगे लेट जाती है और अपनी बहू से कहती है, तुझे मेरे घर में जाने के लिए मेरी लाश से होकर गुजरना होगा। तू अपने पति का घर कैसे तोड़ सकती है? मैंने तुझे कुछ कहा भी नहीं इन दिनों। उधर विमला और इधर सरला का नाटक चालू था, लेकिन पूर्वी अपने घर के सामने एक कोने में रोड रोलर लगाकर गाड़ी से उतरकर सास को बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है। तभी सरला उठकर कहती है, बहू कहाँ गई तू? तू मेरे घर को नहीं तोड़ सकती। जाकर देख क्या करने गई है वो अंदर। कहीं देखने तो नहीं गई कि कहाँ से शुरुआत करे। आकर मेरे और तेरे घर पर पक्का रोड रोलर चलाने वाली है वो। अब सरला और विमला घर के अंदर जाते हैं और सरला अपनी बहू से कहती है, बहू हमसे क्या गलती हो गई ये तो बता, जो तू रोड रोलर लेकर आ गई हमारा घर तोड़ने के लिए। कोई बात बुरी लगी है तो दिल पर मत लगा, मैं भी तो तेरे पति की माँ हूँ। बहू, तू मेरी बेटी जैसी है, मैं सरला को नहीं जानती। तू इसके चक्कर में मेरे घर को क्यों तोड़ने पर तुली हुई है?
माँ जी, मैं किसी का घर तोड़ने के लिए नहीं निकली हूँ ये रोड रोलर लेकर, बल्कि ये तो मेरे ऑफिस का है। मतलब अब से ये यहीं रहेगा? मैं तो खामखा डर गई थी। बहू, पहले क्यों नहीं बताया? तेरी सास ने तो सबके सामने मरने का ड्रामा ही चालू कर दिया था। सरला, तू भी ना अपनी बदनामी खुद से करवाती है। और तू क्या कर रही थी? तू कौन सा कम है? सीखा तो तुझसे ही है ये सब ड्रामा। अब चलकर बाहर खड़े लोगों को थोड़ा अपना रौब भी दिखा। वो तो सोच रहे होंगे बहू को 2 दिन हुए नहीं घर आए, सास के ऊपर रोड रोलर चलाने आ गई। जरूर सरला ने ही कुछ किया होगा। अभी देखना तू मेरा कमाल। कहानी और जज्बात सब बदल दूंगी मैं। इतना कहने के बाद सरला बाहर जाती है और रोड रोलर पर बैठकर अपनी टांग पर टांग चढ़ाकर मोहल्ले वालों से कहती है, दरअसल बात ये है कि मेरी सरकारी नौकरी वाली बहू ने मेरे लिए दहेज में ये रोड रोलर लेकर आई थी और मुझे लगा कि वो मेरे घर को तोड़ने के लिए सब कर रही है, तो मुझे ही थोड़ी सी गलत फहमी हो गई थी। वाह क्या बात है सरला, तेरी बहू ने तो आते ही घर को सरकारी दफ्तर बना दिया। इसी बात पर सरला के नए रोड रोलर आने की खुशी में सरला पार्टी देने वाली है। अरे चुप कर, तू भरेगी पैसा। मेरी बहू की सरकारी नौकरी है, कोई खैरात नहीं। तुम मोहल्ले वालों, विमला की बातों को मैं वापस लेती हूँ। और हाँ, मेरी बहू के रोड रोलर के आगे भटकने वालों को जेल भी है, ये तो मैं बताना भूल ही गई थी। कंजूस कहीं की, दहेज में रोड रोलर ले आई है, लेकिन विमला के शब्द वापस लेती हूँ। अब सरला अपने घर में जाती है, जहाँ सरला की बहू पूर्वी किचन में काम कर रही थी। तभी सरला अपनी बहू से कहती है, बहू, तेरे बाप को मैंने कहा था दहेज में मेरे बेटे को बाइक दे दे, तो तेरे बाप ने साइकिल तक तो दी नहीं, और अब तूने तो रोड रोलर ही खड़ा कर दिया दरवाजे पर। माँ जी, ये ऑफिस का है, उन्होंने मुझे 6 महीने से तनख्वाह नहीं दी है, तो मैं ये उठा लाई। अब जब वो मेरी सैलरी देंगे तब वो ये ले जाएंगे, लेकिन मुझे लगातार काम तो करना ही है। ऐसा है क्या बहू? लेकिन मैंने तो सबको कह दिया कि तू ये दहेज में लेके आई है। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं पूरे मोहल्ले में रौब बना कर रखूंगी। अब सरला अपने रोड रोलर के पास कुत्तों तक को भटकने नहीं देती थी, और ये देखकर कांता अपने दरवाजे से देखते हुए सरला को ताने मारती है। सरकारी माल को हथियार रखा है, पूरी रात चौकीदारी करती रहती है और सबको बताती है दहेज में मिला है, बड़ी आई चौधराइन बनने। अब सरला तो रोड रोलर का इतना ध्यान रखती थी जितना उसने अपने बच्चों का भी ना रखा हो। लेकिन एक रोज रात के करीब 12 बजे सरला को नींद नहीं आ रही थी और वो अपने हॉल में घूमने लगती है। तभी उसके मन में आता है, क्यों ना आज कुछ ऐसा करूं जो इस उम्र में किसी ने न किया हो। ये काला चश्मा लगाकर मैं रोड रोलर चलाने की कोशिश करती हूँ। वो तो चलाने से रही, क्योंकि वो इतना है भी तो भारी। चलो अब चाबी लेकर रोड रोलर को चलाने का सुख ही कर लेती हूँ। बहू इसे कल ले ही जाएगी। अब जैसे ही सरला रोड रोलर पर बैठकर अपने स्टाइल में काला चश्मा लगाती है, उसे कुछ नहीं दिखता, लेकिन वो खुद से कहती है, इस चश्मे से तो सारी चीजें काली काली नजर आ रही है, लेकिन कौन सा ये चलेगा, शौक ही तो पूरा करना है, कर लेती हूँ। अब जैसे ही सरला रोड रोलर में चाबी लगाती है, रोड रोलर चल पड़ता है और सरला को कुछ भी समझ में नहीं आता और ना ही उसे काले चश्मे में कुछ दिख रहा था और वो चिल्लाने लगती है। तब तक रोड रोलर जाकर सामने ही एक पेड़ से जाकर भिड़ जाता है, जिसके नीचे बैठक बनी होती है, और रोड रोलर उसे टकराते ही आगे से तो चपटा हो जाता है और सरला बेहोश। अब सुबह सबको पता चलता है कि ये हादसा हो चुका है और अब सरला को सब उठाते हैं और सरला भी होश में आते ही कहती है, मैं कहाँ हूँ भाई? ये यहाँ सब ठीक तो है ना? मुझे कुछ दिख नहीं रहा। माँ जी, ये आपने क्या किया? आपको कुछ हो जाता तो? मैं जिंदा हूँ? बहू मेरे साथ ये कैसे हो गया? मुझे भी नहीं पता। माँ जी, अब चलो घर, मैंने अधिकारियों को बुलाया है, वो आकर इसे लेकर जाएंगे। सरला, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तूने रोड रोलर चलाया और तू बैठक से जा टकराई। तू कौन? मुझे कुछ भी याद नहीं है। बेचारी, कल तक कितनी अच्छी भली थी, आज अपनी ही पड़ोसन को भूल गई। भगवान बेचारी की आत्मा को शांति दे। मैं मरी नहीं हूँ, बस इस उम्र में कुछ नया करने की वजह से लेने के देने पड़ गए। अब सरला तो इस बात का सदमा दिल से लगा बैठी थी। उसने सोचा नहीं था कि रोड रोलर चल पड़ेगा, लेकिन जो भी हुआ उससे सरला उभर नहीं पा रही थी।
तभी पूर्वी अपनी सास सरला को कहती है, माँ जी, अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या जरूरत थी ये सब करने की? अब वो मेरी तनख्वाह भी नहीं देंगे जो वो 6 महीने में देने वाले थे। बहू, ये सब उस काले चश्मे की वजह से हुआ है। उसको लगाकर मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था और ये हो गया। अब जो भी हो, लेकिन रोड रोलर का सरला पर से भूत उतर ही जाता है। भावना अपने घर में आराम से बैठी होती है, तभी उसकी सहेली कमला आकर बोलती है, अरे भावना, यहाँ क्या बैठी है? मैंने तुझे बोला था ना, क्लब में हम लोगों की किटी पार्टी है, तो तू यहाँ क्या बैठी है? चलना नहीं है क्या मेरे साथ? अरे जल्दी चल और तैयार हो जा। हाँ हाँ, मुझे याद है, लेकिन तू धीरे बोल थोड़ा। वो क्या है ना, मैं अपनी बहू को ये सब बताना नहीं चाहती हूँ। उसे ये सब ना ही पता चले, इसमें ही मेरे लिए अच्छा होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तू चल, तुझे तो तैयार होने में भी टाइम लगता है। कोई नहीं ना, तू तो मेरी सहेली है, तो मेरे लिए थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती क्या? रुक, मैं जरा अपनी बहू को बुलाती हूँ और कोई अच्छा सा झूठ उसे चिपकाती हूँ। इतना बोलकर भावना अपनी बहू पूर्वी को आवाज लगाकर बुलाती है। पूर्वी के आते ही भावना बहुत सीधी सी बन जाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, वो यहीं पास में सत्संग हो रहा है ना, कमला भी वहीं पर जा रही थी, तो मैं यही बोल रही हूँ कि मैं भी वहाँ सत्संग में ही जा रही हूँ। मेरे पीछे से तू घर का ध्यान रखियो अच्छे से। माँ जी, ध्यान तो मैं रख लेती, लेकिन वो क्या है ना, मेरी सहेली का आज जन्मदिन है, तो मैं वहीं जा रही थी। मैं आपको बताने ही वाली थी थोड़ी देर में। अच्छा तो कोई बात नहीं, तू भी चली जा अपनी सहेली के जन्मदिन में, लेकिन जाते समय घर पे ताला लगा कर जाइयो। आजकल वैसे भी बहुत चोरियां हो रही हैं। ठीक है, चलती हूँ मैं अब। अच्छा है, अब मैं घर से ही अच्छे से सज धज के जा सकती हूँ। माँ जी भी घर पर नहीं है और माँ जी को क्या पता मैं दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ या फिर कहीं और जा रही हूँ। भावना सत्संग का बहाना बनाकर निकल जाती है और पूर्वी भी कुछ देर में अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी का बहाना बनाकर चली जाती है। दोनों ही सास बहू के बीच में बस झूठ था और इत्तेफाक से दोनों की पार्टी एक ही क्लब में होती है। दोनों अपने अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे थे। तभी पूर्वी की नजर अपनी सास पर जाती है और अपनी सास को क्लब में देखकर पूर्वी खुद से बात करते हुए कहती है, माँ जी और क्लब में? छोड़ो ना, मुझे क्या, ये खुद तो कोई झूठ बोलकर बच जाएंगी, लेकिन मुझे अगर माँ जी ने देख लिया तो मैं नहीं बचने वाली। निकल ले पूर्वी तू यहाँ से। इतना बोलकर पूर्वी वहाँ से जाने लगती है। पूर्वी को क्लब से बाहर जाते हुए उसकी सास देख लेती है और भावना भी खुद से बात करते हुए कहती है, बहू यहाँ? भावना, तू तो निकल ले यहाँ से। बहू की तो अभी उम्र है पार्टी करने की, उसे कोई कुछ नहीं बोलने वाला, लेकिन तुझे तो जरूर बोलेंगे सब। चली जाती हूँ वापस घर। भावना और पूर्वी इस डर से वहाँ से चले जाते हैं ताकि उनका झूठ ना खुल जाए। और दोनों सास बहू इतने बड़े झूठे थे कि ऐसे ही कई दिन तक दोनों सास बहू झूठ बोलते रहते। एक दिन भावना अपने सामने वाले पड़ोसी मनोज के घर पकोड़े लेकर जाती है और मनोज को पकोड़े देते हुए कहती है, खाइए ना मनोज जी पकोड़े, मैंने खास अपने हाथों से बनाए हैं पकोड़े। बताओ ना कैसे लग रहे हैं? थैंक यू मेरे लिए पकोड़े बनाने के लिए, लेकिन मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था। मनोज जी, अब क्या आप कुछ बोलेंगे तभी मैं आपके लिए कुछ खाने को लाऊंगी? मैं क्या अपनी मर्जी से आपके लिए कुछ नहीं कर सकती? इतना भी हक नहीं है क्या मेरा आप पर? मनोज भावना की बातें चल ही रही थी कि इतने में पूर्वी भी मनोज के बेटे संजय के लिए पकोड़े लेकर आती है और वहाँ अपनी सास को देखकर पूर्वी कहती है, माँ जी आप यहाँ क्या कर रही हो और आप कब पकोड़े लेकर आई? मैंने तो आपको पकोड़े लाते हुए देखा भी नहीं। मैं भी तो ला रही थी ना संजय के लिए पकोड़े। पूर्वी इतना बोलती ही है कि तभी वहाँ संजय भी आ जाता है और कहता है, अरे पूर्वी भाभी, आप यहाँ? कोई काम था तो मुझे बता देते ना, मैं खुद आ जाता। एक तो ये निकम्मा हर वक्त भाभी जी करता रहता है। अरे कोई काम नहीं होता है तभी तो मैं बार बार बहाना बना कर आती रहती हूँ, लेकिन कोई इसे ये समझा दे। अरे पूर्वी बहू, अब आ ही गई है तो अपनी सास को अपने साथ लेकर जाना। भावना बहन कब से यहाँ पर थक गई होंगी, अब घर जाकर थोड़ा आराम कर लेंगी तो अच्छा होगा ना, क्यों भावना बहन? एक तो बहू से झूठ बोलकर मैं यहाँ आती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत है मनोज जी को, 2 घड़ी बात तक नहीं करने देते ठीक से, ऊपर से बहन जी। माँ जी, आपको अगर अगली बार कुछ भी यहाँ लाना हो तो मुझे ही बता देना, मैं ले आऊंगी। आप भी खामा काहे क्यों तकलीफ लेती हो? नहीं बहू,
तू ही तो सब करती है, ये सब तो मैं भी कर सकती हूँ ना, इसमें कौन सा मैं छोटी हो जाऊंगी? क्यों संजय बेटा, सही कह रही हूँ ना मैं? हमें कोई जरूरत होती ही नहीं। अगर हम दोनों बाप बेटे को कोई भी जरूरत होती है तो हम खुद आपके घर आ जाएंगे ना। संजय की बात सुनकर दोनों सास बहू वहाँ से चली जाती हैं। कहने को तो दोनों सास बहू थी, लेकिन दोनों एक से बढ़कर एक थी। अगर दोनों का झूठ नापने बैठो तो शाम हो जाएगी, लेकिन ये पता करना मुश्किल होगा कि दोनों सास बहू में सबसे बड़ा झूठा आखिर कौन था। लेकिन दोनों को कहीं न कहीं ये तो पता चल ही गया था कि कोई दूध का धुला नहीं है, बल्कि दोनों ही झूठे हैं। ऐसे ही एक दिन पूर्वी रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसके पास भावना आती है और कहती है, बहू, वो मेरे बेटे ने पैसे भिजवाए थे ना, जरा दियो तो, मुझे कुछ काम है। माँ जी, आप किस पैसे की बात कर रही हो? अरे घर के खर्चे ही इतने हैं कि पैसे कब आते हैं कब जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। महंगाई तो आसमान छू रही है। ये भगवान, कैसे सफेद झूठ बोल रही है। अभी 4 दिन पहले तो पैसे भिजवाए हैं। बहू, इतनी जल्दी सारे पैसे खत्म कैसे हो सकते हैं? कुछ तो होंगे ही ना। नहीं माँ जी, अगर होते मेरे पास तो मैं खुद ही आपको दे देती ना, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मैं तो इससे ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती। कई बार तो इसने खुद मुझे यहाँ वहाँ घूमते देखा है। ये तो मेरे सारे झूठ यही खड़े खड़े खोल देगी। भावना वहाँ से चली जाती है। भावना के जाते ही पूर्वी कहती है, बच गई मैं। अच्छा हुआ माँ जी मान गई और कुछ बोला नहीं, वरना मुझे तो यही लग रहा था कि माँ जी मेरे पुराने झूठ ना खोलने लग जाएं। कोई बात नहीं, अगर माँ जी कुछ बोलती तो मैं खुद सुना देती। सास बहू और झूठ अब घर में यही चल रहा था और कुछ नहीं। बस इसीलिए कोई कुछ नहीं कह रहा था कि उसे डर था कि उसका झूठ पकड़ा ना जाए। लेकिन एक दिन जब पूर्वी अपने लिए नई नई साड़ी लेकर आती है तो भावना उसे देख लेती है और तुरंत उसके पीछे कमरे में जाती है और पूर्वी से कहती है, बहू, उस दिन तो बड़ा बोल रही थी कि पैसे नहीं हैं, और अब ये कहाँ से लाई है? माँ जी, वो थोड़े पैसे बच गए थे तो मैंने सोचा साड़ी ही ले लूं। सच में तू तो बहुत बड़ी वाली झूठी निकली। हमेशा झूठ ही बोलती है। यही सिखा के भेजा है क्या तेरी माँ ने तुझे? अपनी सास के साथ सास बहू और झूठ यही करती रही हो बस। माँ जी, आप मुझे बोल रही हो तो जरा खुद को भी तो देखो ना, आप भी तो कुछ कम नहीं हो। सच में सास बहू में तो झूठ ही चल रहा है, क्योंकि मेरी सास के झूठ की भी तो कोई सीमा नहीं है। बहू, तू मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। अच्छा, तो आप उस दिन सत्संग के नाम पर क्लब में क्या कर रही थी? आपकी फोटो दिखाऊं क्या? बहू, तू मेरा झूठ निकाल रही है तो तूने मुझे क्लब में कैसे देखा? तू भी तो क्लब में थी ना, मतलब घर से झूठ बोलकर क्लब जाती है तू। माँ जी देखिए, भलाई इसी में है कि हमारे झूठ को हम भूलकर एक नई शुरुआत करें। हाँ बहू, जिसमें सच में कोई झूठ नहीं होगा, क्योंकि सास बहू और झूठ में हम दोनों का झूठ पकड़ा गया है। भावना और पूर्वी दोनों नई शुरुआत की बातें करते हैं, लेकिन अब ये तो वो दोनों ही जानते थे कि ये भी सच है या एक नया झूठ। कांता के बेटे की कुछ दिनों पहले ही शादी सीमा नाम की लड़की से हुई थी। सीमा दिखने में बहुत ही सुंदर थी और उसकी पतली कमर देखकर सभी लड़के उसके दीवाने हो जाया करते। शादी के बाद भी अक्सर लड़के सीमा को शादी के लिए पूछा करते, लेकिन सीमा मना कर दिया करती। अब सीमा की शादी को कुछ समय बीत गया था। एक दिन सीमा का पति उससे कहता है, सीमा, ये सब क्या है? क्या हुआ? ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? तुम साड़ी पहन के घर से बाहर मत निकला करो, समझी तुम? तुम्हारी पतली कमर के कारण सब मुझे चिढ़ाते हैं और तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो इसमें मेरी क्या गलती है जी? अगर वो मेरे बारे में बातें करते हैं तो अब मेरी कमर शुरू से है ही इतनी पतली, तो इसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ? कुछ भी करो, बस ये साड़ी पहन के बाहर मत जाया करो, वरना तुम्हारी इस पतली कमर की वजह से ना कोई मेरे हाथ से मर जाएगा, समझी तुम? अरे ऐसा क्यों कह रहे हो आप? लोगों का तो काम है हर किसी को देखना और उनके बारे में बातें करना, तो क्या पूरे मोहल्ले को पीटोगे आप? हाँ, जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूँगा, अगर तुमने ये साड़ी पहनना बंद नहीं किया तो। इतना कहकर राजन घर से गुस्से में बाहर जाता है। तभी रोड के पास जाते हुए उसे एक ट्रक टक्कर मार देता है और इस हादसे में राजन की जान चली जाती है। राजन की मौत की खबर से राजन की माँ को बहुत बड़ा सदमा लगता है और तो और सीमा को भी एक बड़ा झटका लगता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और राजन की मौत को 1 साल बीत जाता है।
जहाँ एक तरफ लोग सदमे में जाकर पतले हो जाते हैं, तो वहीं सीमा की कमर और भी ज्यादा मोटी होती जा रही थी, जिससे अब सीमा भी परेशान थी। एक रोज वो खुद को आईने में निहारती हुई कहती है, हाय राम, ये क्या हो गया मुझे। राजन जी के जाने के बाद तो मैंने खुद पर ध्यान देना ही बंद कर दिया है। कहाँ एक टाइम पर मैं कितनी स्लिम हुआ करती थी, लेकिन अब तो मेरी ये पतली कमर कमरा होती जा रही है। इसका कुछ तो करना ही होगा। भले ही मैं विधवा हूँ, लेकिन अब मेरी भी उम्र नहीं हुई है। जवान तो मैं अब भी हूँ। अब से रोज योगा करके जॉगिंग करनी होगी। यूं ही अब एक दिन और बीत जाता है और अगली सुबह सीमा जल्दी से उठ जाती है और उसे देखकर सीमा की सास कांता कहती है, अरे बहू, ये सुबह सुबह कहाँ जा रही है उठकर तू? हे भगवान, अब मैं क्या कहूँ माँ जी को कि मैं सुबह सुबह जॉगिंग करने जा रही हूँ। अगर इन्हें सच बताऊंगी तो ये मुझे सीधा मना कर देंगी। झूठ ही कहना पड़ेगा। अरे अब कुछ बोल भी, क्या कर रही है, कहाँ जा रही है? वो माँ जी, कल रात से मेरा मन विचलित सा हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब से रोज सुबह मैं मंदिर भगवान के दर्शन के लिए जाया करूँगी। अरे वाह बहू, ये तो तूने सही किया। जा, आराम से जा मंदिर। भगवान में मन लगाएगी तो तेरे दुख कम हो जाएंगे और मन को भी शांति मिलेगी। जी माँ जी, चलती हूँ मैं मंदिर। इतना कहकर अब सीमा मंदिर के बहाने हाथ में पूजा की थाली लेकर चली जाती है और थोड़ी आगे जाकर वो थाली को पार्क के पास एक बेंच पर रखकर दौड़ लगाने के लिए चली जाती है। और उसी पार्क में वो काफी देर तक योगा भी करती है और समय के होते ही घर के लिए निकल जाती है। उसके घर जाते ही उसकी सास उसे मिलती है, जो उससे कहती है, अरे बहू, आ गई तू? बहुत देर हो गई तुझे मंदिर में। हाँ माँ जी, पूरा ध्यान लगाकर भगवान की पूजा कर रही थी ना। बहुत देर तक भगवान की आरती की और फिर भजन भी गा लिया, तो टाइम लग गया माँ जी। अगर आपको ठीक नहीं लगा मेरा इतनी देर तक पूजा पाठ करना, तो मैं कल से नहीं जाऊंगी। नहीं बहू, ऐसा नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि तूने काफी देर तक भगवान की पूजा की। मैं खुश हूँ कि तू आगे बढ़ रही है। जी माँ जी, अब मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। इतना कहकर सीमा रसोई में चली जाती है। कुछ देर बाद वो अपनी सास के लिए नाश्ता बनाती है और अपने लिए बाद में काली चाय बनाती है। ये देखकर कांता कहती है, अरे बहू, ये सब क्या है? तू मेरे लिए चाय और पराठे लेकर आई है, लेकिन अपने लिए ये काली उबली हुई चाय क्यों लेकर आई है? वो माँ जी, मैंने सोचा कि आज से सादा खाना बनाऊं। इसमें मुझे और मेरे मन दोनों को शांति मिलेगी। बहू, माना कि मैं पुराने जमाने की हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अपनी विधवा बहू को ऐसे खाने पीने में भी रोकूं। आज के जमाने में कोई पुराने रिवाजों को नहीं मानता, लेकिन तू अगर ऐसे खाना पीना छोड़ देगी तो मेरे बेटे की आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। अरे यार, अब इन्हें कैसे समझाऊं कि मैं ये विधवा होने की वजह से नहीं, बल्कि अपनी कमर को फिट रखने के लिए, पतली करने के लिए कर रही हूँ। माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस अपनी मन की शांति के लिए ये सब कर रही हूँ। मुझे मत रोकिए। ठीक है बहू, अगर तू ऐसा ही चाहती है तो ठीक है, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। जी माँ जी, शुक्रिया मुझे समझने के लिए। अब यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और रोज साड़ी में योगा करना सीमा के लिए मुश्किल हो रहा था। तो सीमा अब रोज साड़ी के नीचे एक सफेद कलर का ट्रैक सूट पहनकर जाया करती। घर से पार्क तक जाते ही वो कहीं ठीक सी जगह रुककर अपनी साड़ी हटाकर ट्रैक सूट में योग करना शुरू करती। अब हर दिन वो यही किया करती। धीरे धीरे कांता की विधवा बहू की मोटी कमर फिर से वैसे ही पतली हो जाती है। ऐसे ही हर दिन की तरह सीमा पार्क में दौड़ लगा रही थी, जिसे देखकर दो लड़के उसे छेड़ने लगते हैं। अरे भाई, देख तो उस लड़की को, कितनी सेक्सी है, और उसकी पतली कमर तो देख, क्या कमाल लग रही है। चल ना, उसे छेड़ते हैं, क्या पता पड़ जाए। हाँ भाई, सही कह रहा है। चल चलते ना उसके पास। पतली कमरिया तेरी आए हाय हाय, तिरछी नजरिया तेरी आए हाय हाय। ओ भाई देख, ये तो हमें ही देख रही है, क्या मस्त लग रही है ना। दोनों लड़के सीमा को देखकर गाना ही गा रहे थे। तभी सीमा उन्हें देखकर कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो वहाँ से चली जाती है और सीमा को ट्रैक सूट में कांता की पड़ोसन देख लेती है और हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो शाम को सीमा के घर जाती है और उसकी सास से कहती है, कांता बहन, तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी थी, पता नहीं कैसे कहूँ। अच्छा, ऐसा क्या कहना है? ऐसा क्यों लग रहा है कि तू कोई बड़ी बात बताने वाली है मुझे?
हाँ बात तो है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। अब मुंह से कहोगी और कहाँ से कहोगी? अब जल्दी से बताओ मुझे, दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, जल्दी बताओ। कांता बहन, मैंने आज सुबह तुम्हारी बहू को पार्क में जाते देखा। वो अपनी पतली कमर दिखाए योग कर रही थी, जिसे देखकर पार्क में बैठे लड़के मजाक बना रहे थे। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन तेरी पतली कमर वाली विधवा बहू हाथ से न निकल जाए, जरा ध्यान रखियो। अरे ये सब तुम क्या कह रही हो विमला बहन? मेरी बहू ऐसा नहीं करती। वो रोज सुबह मंदिर जाती है पूजा करने के लिए। मेरे बेटे के जाने के बाद वो बहुत अकेली हो गई है, तो भगवान में ध्यान लगा रही है वो। भगवान में तो नहीं, पर छोटे कपड़े पहनकर पार्क में अपनी कमर पर जरूर ध्यान लगा रही है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो कल सुबह मेरे साथ तुम पार्क चलना, फिर देख लेना पतली कमर वाली विधवा बहू के कारनामे। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे मेरी बहू पर पूरा भरोसा है। वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, वो मुझे धोखा नहीं देगी। इतना कहकर विमला वहाँ से चली जाती है और यूं ही एक दिन और बीत जाता है। और अगली सुबह अपनी बहू के जाने के बाद विमला के साथ कांता भी सीमा का पीछा करती है। रोज की तरह सीमा ने घर से सफेद साड़ी ही पहनी थी और पार्क तक जाने के बाद सीमा ने रोज की तरह ही कपड़े चेंज कर लिए। और ये देखकर कांता को बहुत ही हैरानी होती है। तभी विमला कहती है, अब बोलो कांता बहन, आपकी बहू तो बहुत सीधी है ना, फिर ये यहाँ क्या कर रही है? और देखो जरा आसपास कितने सारे लड़के हैं जो कि उसकी पतली कमर को घूर घूर कर देख रहे हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मैं अभी इसे बताती हूँ। इतना कहकर अब कांता सीमा के पास जाती है और वहाँ जाकर वो सीमा से ये सब करने की वजह पूछती है। तो सीमा उसे बताती है कि उसने अपनी पतली कमर को मेंटेन करने के लिए ये सब किया था। जिसके बाद कांता उससे कहती है, बहू, अगर तुझे ये सब करना था तो मुझे पहले बता देती। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? और अगर तुझे खुद को मेंटेन ही रखना है तो आज से तू जिम ज्वाइन कर ले, लेकिन ये नहीं करेगी। ये कहकर अब कांता अपनी विधवा बहू को जिम ज्वाइन करवा देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।